1763 वो साल है जिसके बाद ये अमेरिका एकदम बदल रहा है। अब ये उन लोगों का अमेरिका है जो 150 साल पहले यहाँ आए, ये उनके बच्चों का अमेरिका है। एजुकेशन सिस्टम, कमाई धमाई के तरीके, रहना सहना सब अलग हो चुका है। अब उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि कभी हमारे घर वाले जो हैं ब्रिटेन से आए थे तो हमें ब्रिटेन की तरफ श्रद्धा से देखना चाहिए, उसके राजा को अपना राजा मान के चलें। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी उपनिवेश में शासक नहीं था। हाँ, वहाँ कोई था ही नहीं, वो तो वो राजतंत्र था ही नहीं। वो अपने अपने हिसाब से चला रहे थे सर, अब वो अपने विधान सभाओं से चलाते थे, इसको हम असेंबलीज बोलते थे, सभाएं थी। और एक गवर्नर होता था जो कि ब्रिटेन द्वारा मनोनीत होता था। गवर्नर के नीचे एक काउंसिल होती थी, काउंसिल के 2 सदन होते थे, ऊपरी सदन, निचला सदन, उसके नीचे आर्मी होती थी। तो अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सेटअप है। इसमें राजतंत्र का कोई रोल ही नहीं था। तो जिस ढंग से इन उपनिवेशों का राजनीतिक विकास हुआ, आर्थिक विकास तो ऑलरेडी अलग हो गया है, जो जनता है, जो समाज है, वो भी अलग हो चुका है और राजनीतिक व्यवस्था भी अलग थी। तो इनके लिए कोई औचित्य नहीं था कि वो ब्रिटेन के साथ संबंध बना के रखें। मतलब भारत से कम 125 साल पहले ये हो चुका था। अमेरिका में सिस्टम बनना शुरू हो गया था कि राज आनी चाहिए। एक आधुनिक विश्व का और एक आधुनिक मानव का, दोनों का विकास हो रहा था। इसलिए उनका ये जो दावा है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, ये ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हम जनसंख्या के हिसाब से बड़े हैं और वो अगर आप तिथि के हिसाब से चलिए तो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत आगे। तो ये तो मैं समझ गया कि चलिए अब वहाँ जो चौथी पांचवी पीढ़ी है अंग्रेज़ों की जो अब अमेरिकी हो गई है, वो ब्रिटेन को श्रद्धा से नहीं देख रही है और उनके मन में अब कोई तार नहीं है ब्रिटेन से जुड़े हुए। लेकिन फिर वो सब कब शुरू हुआ, जो वायलेंस शुरू हुआ कि अब इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना शुरू करो। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि पहले 1763 से पहले नेविगेशन एक्ट्स लगे, फिर एक आयरन एक्ट आया, हैट एक्ट आया और मोलेसेस एक्ट आया। इसका इम्पैक्ट ना केवल इंडस्ट्रीज़ पे पड़ रहा था, यानी हैट तो टोपी एक्ट है ना, बहुत ज़्यादा कितने लोग रहे होंगे जो टोपी इंडस्ट्री से संलग्न थे। तो एक एलीट क्लास जो थी अमेरिकन कॉलोनी से, उन पे प्रभावित हुई। लेकिन जब हम 1763 के बाद का पीरियड देखते हैं तो हमें देखने को पहले शुगर एक्ट आया, जिसमें कि कुछ आइटम्स को उन्होंने स्पेसिफाई किया कि इन आइटम्स को अमेरिका पहुंचने से पहले वो ब्रिटिश पोर्ट पे आएंगे, इन पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, फिर ये अमेरिका कहीं इसको ट्रेड कर सकता है। अच्छा, ये था जो माल अमेरिका पहुंचेगा, हाँ, पहले वो वाया ब्रिटेन होते हुए निकलेगा, उस पे टैक्स लगेगा, टैक्स लगाएंगे और फिर तुम खरीदोगे। हाँ, यानी तुम जाके फिर उसको ब्रिटिश वेस्ट इंडीज में बेचो या फ्रांस बेचो, जो तुम्हारी मर्जी। लेकिन वो टैक्स लग चुका होता है। इंटेंशन क्या था कि ब्रिटेन को ये काम करने दो, अमेरिकी अपने व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्र रूप से ना करें। शुगर एक्ट का जो प्रभाव है वो एक अमीर तबके पर पड़ा, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन चूंकि अमीर तबके पर पड़ रहा है तो वो विरोध हो रहा है, एलिट्स में गुस्सा बढ़ रहा है। नेचुरली उनके इकोनॉमिक आप वो कर रहे हो, हस्तक्षेप कर रहे हो। तो कैपिटलिज्म का डेवलपमेंट हो चुका है इन कॉलोनीज में। उनके कैपिटल प्रॉफिट पे अगर कोई क्षति हो रही है तो नेचुरली देयर इज गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट। उसके बाद उन्होंने करेंसी एक्ट पारित किया कि भाई यहाँ पे जो है ब्रिटिश करेंसी ही चलेगी, और पेपर करेंसी थी जिसका एक लिमिटेड समय तक उसका चालान होता था। अगर उसमें लिमिटेड समय पे आपने इसको नहीं चलाया तो वो इनवैलिड हो जाती थी। अच्छा, रख नहीं सकते वैसे ही। फिर एक डिक्लेरेटरी एक्ट हुआ। तो इन सब एक्ट से लेकर जो हम चलना शुरू करते हैं, स्टैम्प एक्ट है ना, स्टैम्प एक्ट के बाद टाउनशेंड एक्ट, फिर बॉस्टन टी एक्ट, फिर बहुत सारे इंटॉलरेबल एक्ट निकालना, उसके कागज पे भी टैक्स लगा दिया। तो सब अगर आप धीरे धीरे देखना शुरू कीजिए, जब आप शुगर एक्ट से निकलते हैं और स्टैम्प एक्ट तक पहुंचते हैं तो मिडिल क्लास पे इम्पैक्ट पड़ता है, यानी जो अमेरिका का प्रोफेशनल क्लासेस थे उन पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है। जब आप टाउनशेंड एक्ट तक आते हैं तो जो साउथ में प्लांटर क्लास था, जो दास श्रम द्वारा कपास का वो उत्पादन कर रहा था और उसका ट्रेड कर रहा था, उस पे इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है। तो रिवोल्यूशन कहाँ शुरू होता है? पहले एलीट क्लास विरोध करता है, फिर मिडिल क्लास विरोध करना शुरू करता है और फिर सभी लोग विरोध करना शुरू करते हैं। सभी को टैक्स भरना पड़ रहा है। और इन सब के बीच में ये जो आदान प्रदान है विचारों का कि भैया ब्रिटेन जो है बहुत कुछ, ब्रिटेन ये कर रहा है कि देखो तुम हमारी कॉलोनी हो, अमेरिका ये बोलो लेकिन हम तो तुम ही है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका अपने आप को कुछ और समझ रहा है और ब्रिटेन इसको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा था। ब्रिटेन तो ये कह रहा है कि तुम हमारी कॉलोनी हो और इसलिए तुम्हें हमें टैक्स देना चाहिए, हम व्यवस्था बना रहे हैं, वहाँ पे सेनाएं भेज रहे हैं। और अमेरिका के जो बच्चे हैं ये क्या कह रहे हैं, ये एलीट क्लास क्या वो ये बोल रहे कि हम तो जब डेमोक्रेसी होती है या लोकतांत्रिक जब सरकारें होती है उसमें एक
इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि देयर कैन नॉट बी टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जी। तो जब हमारा प्रतिनिधित्व है नहीं, तुम हम पे टैक्सेशन कैसे लागू कर जब रहे हो? तुम्हारी लंदन की पार्लियामेंट में हमारा कोई आदमी नहीं नहीं बैठा है, हाँ। तो तुम अकेले तय कर लो और हम तुम्हें टैक्स दे दें, हम ये नहीं कौन सा करेंगे। इंसाफ है? मतलब हमारी अपनी असेंबलीज हैं, वो अगर हम पे टैक्स लगाती है तो हम मानेंगे। अच्छा। तो वो और ये एक बड़ा आधुनिक सिद्धांत है जो वो ब्रिटेन पे थोप रहे हैं। वो उनको मालूम है कि ब्रिटेन क्या चाहता है, कि हम अपने आप को मान ले कि हम औपनिवेशिक उसमें नियंत्रण में। वो बोलते हैं हम नहीं मानेंगे इस बात को। और इसी बीच जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1763 में वो एक उद्घोषणा करता है ब्रिटेन कि एपेलेशन माउंटेन के पार अब नई बस्तियां नहीं बसेंगी, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जिससे कि जो इंडिजिनस ट्राइब्स है उनके साथ फिर युद्ध शुरू होगा, फिर ब्रिटेन को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है। और सेटलर्स ने ये बात नहीं मानी, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर उन्हें आगे चलकर अपने आप को और समृद्ध बनाना है तो उन्हें एपेलेशन माउंटेन्स के पार जाना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब जो मूल निवासी हैं अमेरिका के, उनकी ज़मीनें हथियानी ही पड़ेंगी, बेचनी पड़ेंगी, उनके संसाधन यूज़ करने पड़ेंगे। और ये ब्रिटेन कौन होता में रोकने वाला ये सब करने से? और ब्रिटेन इसलिए रोक रहा था क्योंकि उसे कोई खास मोहब्बत तो थी नहीं मूल निवासियों से, लेकिन वो पंगे नहीं चाहता था। वो अपनी सेनाओं को लड़ने नहीं भेजना चाहता था कि भाई अब युद्ध विराम करो। सो एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें कई लोग इस पॉइंट को मिस आउट कर जाते हैं। 1754 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एल्बनी कांग्रेस बुलाई थी, जिसमें कि सारे जो बस्तियां हैं उनको बुलाया गया था। अच्छा, 13 कॉलोनीज को बुलाया गया था। उसमें उद्देश्य यह था कि ब्रिटेन अपना जो स्पष्टीकरण वो करना चाहता था कि देखो हम आपको इसलिए नहीं अलाउड कर रहे हैं एपेलेशन माउंटेन्स के पार जाने के लिए, क्योंकि ये बहुत गहन युद्ध है, इतनी सारी ट्राइब्स हैं, इनसे युद्ध कर पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। ब्रिटिश बस्तियाँ इसको रिजेक्ट कर देती हैं। वो एक प्रपोजल ये ज़रूर देते हैं कि अगर हमारी सेना और आप अपनी सेना देंगे तो हम एपेलेशन माउंटेन्स के बाहर आपको जाने भी देंगे। तो वो भी रिजेक्ट हो जाता है। वो बोलते हैं कि एक तरफ तुम बोलते हो कि हम तुम्हारे उपनिवेश हैं, फिर दूसरी तरफ बोलते हो कि हमें कंट्रीब्यूट करना है। तो बोलते हैं दो कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहे हैं। लेकिन इस एल्बनी कांग्रेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार 13 बस्तियां एक साथ आई थी। और यही वर्ड जो कांग्रेस है 1776 के बाद जब उन्होंने अपने नए संविधान की स्थापना की थी, तो उन्होंने वर्ड पार्लियामेंट नहीं यूज़ किया, कांग्रेस यूज़ किया था। तो जो आगे चलकर अमेरिका स्वतंत्र हुआ और जो राजनीतिक संरचना उन्होंने कायम की, वो काफ़ी कुछ शुरुआत उसकी न केवल अमेरिकी उपनिवेशों में हो चुकी थी, बल्कि एल्बनी कांग्रेस में भी। अनजाने में ब्रिटेन ने उन्हें एक कर दिया। 13 को बुलाया, और तब शायद उन 13 ने आपस में एक दूसरे देखा होगा कि हम तो यार अगर एक हो जाएं तो फिर कुछ कर तो सकते हैं। और एक बहुत बड़ा अमेरिकी 13 बस्तियों को एक विचारधारा में लाने का जो कार्य है वो प्रिंट मीडिया ने किया था। अमेरिकी बस्तियों में न्यूज़पेपर्स 1763 के बाद बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे, जैसे बॉस्टन न्यूज़ लेटर है, और उसने वो कई बस्तियों में जाता था, छप के जाता था, और वहीं से क्रांतिकारी आइडियाज़ का जो है आदान प्रदान बस्तियों के बीच में हुआ।